माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नाशिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सब्जेक्ट फिजिक्स का, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स एंड उसका क्वेश्चन बैंक, उसका सॉल्यूशन डिटेल में स्टडी करेंगे। उसमें क्या क्या दिया है, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगी आपको। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे सेंड करने वाली हूँ, तो आप लोग बेटर रहेगा वो पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल के उसी के ऊपर जो करेक्शन में बताती जाऊंगी उसको करते जाओ, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और पढ़ाई भी जल्दी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। बच्चों, ये जो चैप्टर है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, वो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो चैप्टर का वेटेज अच्छा है, अगर आप लोगों ने डिटेल में किया तो आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर देखने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो रिलेटेड वीडियोस है वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें डेरिवेशंस बहुत हैं और जब कंसेप्ट क्लियर होगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इट्स बेटर कि आप लोग पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद ये स्टडी करो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड with the other end free, the length of the string is। मतलब देखो, एक वेव है, स्टैंडिंग वेव। आपको पता है स्टैंडिंग वेव क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमने एक एंड में फिक्स्ड किया और दूसरा एंड फ्री रखा, और फिर हम उसको ऐसे मूव करते रहे, राइट ना। अब जब हम ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड ही फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। स्ट्रिंग को आप ऐसे मूव करते हो तो यहाँ पे तो कभी नोड नहीं आएगा, पता है ना। एक वेव में एंटी नोड होता है, नोड होता है, तो यहाँ पे कभी नोड नहीं आएगा, हमेशा यहाँ पे एंटी नोड ही आएगा। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम एंटी नोड बोलते हैं। तो पहली वेव कैसी फॉर्म होगी, ऐसी फॉर्म होगी पहली वेव, राइट ना, ऐसी। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये स्ट्रिंग है, ये इसकी लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू, ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, λ/4 होता है, क्योंकि एक पूरा लूप जो है उसका डिस्टेंस λ/2 होता है, तो उसका हाफ कितना होगा, λ/4 होगा। तो इसका 1 λ/4 मान लो, इसको और हम एक्सटेंड करते गए। एक मिनट, मैं बोर्ड पे आपको डिटेल में बताती हूँ। मतलब देखो, यहाँ पे पहले हमने इसका एंड फिक्स किया और इसको हम ऐसे मूव करते गए, तो स्टैंडिंग वेव कैसी होती है, ऐसी होती है, राइट ना। तो इसका जो ये पॉइंट होता है उसको नोड कहते हैं, ये सभी पॉइंट जो इसको हम नोड कहते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम एंटी नोड कहते हैं। ये बात तो समझ लो, क्योंकि आगे जाके हर जगह पे आपको यूज करना है, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। तो वेव का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरी वेव है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज लैम्बडा। तो इसका हाफ कितना होगा, λ/2 और λ/2, और इसका भी हाफ, मतलब इतना, ये कितना होगा, λ/4। ओके, ये टोटल डिस्टेंस लैम्बडा, इसका हाफ λ/2, उसका हाफ λ/4। तो ये एक लूप है, इस एक लूप का डिस्टेंस टोटल कितना है, λ/2, और उसका हाफ कितना होगा, λ/4। तो देखो, अभी उन्होंने क्या कहा कि आपने स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स रखा और दूसरे एंड को आप मूव कर रहे हो, तो उसकी लेंथ किसके बराबर होगी। तो देखो, सबसे पहला लूप जो फॉर्म होगा वो कुछ इस प्रकार फॉर्म होगा इनिशियली, मान लो। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना बोला मैंने आपको, इतना डिस्टेंस, हाफ लूप फॉर्म हुआ। हाफ लूप का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। मतलब लेंथ, ये लेंथ है, ये किसके इक्वल है, λ/4 के इक्वल है। मान लो ये डिस्टेंस, अभी ये पहला, ये 1.5 लूप बना, मतलब एक लूप पूरा बनेगा, ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है, एंड दूसरा लूप हाफ बनेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एक λ/4, ये एक λ/4, ये एक λ/4, मतलब कितना, 3 λ/4, 1 2 3। मान लो ये और एक लूप बनाया इसने, मतलब कुछ ऐसे, तो ये कितना हुआ अभी, 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4, 5 λ/4, और बढ़ाया तो 7 λ/4, और बढ़ाया तो 9 λ/4। मतलब सभी क्या आ रहे हैं, 1 λ/4, उसके बाद 2 नहीं है, 3 λ/4, 4 नहीं है, 5 λ/4। मतलब सभी क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं, राइट। मतलब ये क्या होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/4 होगा।
अगर आपने स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स रखा, दूसरे एंड को मूव करते गए, तो उसकी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो क्या रहेगी, दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 4। इसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ओके, यही पूरा चैप्टर है आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। दो वेव्स का सुपरपोजिशन होना, उसको सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और पूरे चैप्टर में आपको यही स्टडी करना है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी और नहीं क्लियर है तो मेरे वीडियोस देखो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 4। ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इक्वेशन ऑफ, एक न्यूमेरिकल दिया है उन्होंने, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y is equal to 5 cos pi 200t minus x divided by 150, where x and y are in centimeter and t is in second. Then the velocity of the wave is, तो देखो कितना दिया है, y का फॉर्मूला दिया है। देखो इस इक्वेशन को हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। y क्या दिया है, 5 cos 200 पाई t, अभी पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 200 पाई t माइनस पाई डिवाइड बाई 150x विथ y। ओके, तो ये इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे। y इज इक्वल टू, यहाँ पे y चाहिए, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस 2 पाई x डिवाइड बाई लैम्ब्डा। तो अभी देखो इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमें ओमेगा है, ओमेगा की जगह पे क्या मिल रहा है 200 पाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 200 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एन इज इक्वल टू 200 पाई। तो एन इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 2 अगर इधर शिफ्ट किया तो 2 को डिवाइड करने के बाद ये 100 बनेगा, मतलब पाई पाई कैंसिल होगा एंड एन इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 100 हर्ट्ज मिलेगा। और उन्होंने क्या बताया, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एन इंटू लैम्ब्डा, तो उसमें से एन आपको मिल गया। अब क्या बाकी है, लैम्ब्डा बाकी है। लैम्ब्डा के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे क्या है 2 पाई बाय लैम्ब्डा, ये 2 पाई बाय लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे पाई बाय 150 मिल रहा है, राइट ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 150 इसकी जगह पे, इसको कंपेयर किया तो यहाँ पाई पाई कैंसिल होता है, लैम्ब्डा को इधर शिफ्ट करो एंड 150 को इधर शिफ्ट करो, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 150 बनेगा। सो दैट इज इक्वल टू, देखो उन्होंने डायरेक्टली ये दिया है, आप लोग क्या करो साइड में ये लिख लो ताकि आपको याद रहेगा कि ये डायरेक्टली ये स्टेप कैसी है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करो 2 पाई बाय लैम्ब्डा इज इक्वल टू पाई बाय 150 को इक्वल करो तो आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 2 इंटू 150, 2 इंटू 150 किया तो कितना आता है 300 सेंटीमीटर। अब ये 300 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा n इंटू लैम्ब्डा, सो दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 300 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आया समझ में कैसे किया, बस ये इक्वेशन लिखो। ये जो इक्वेशन है इसको याद ही कर लो, ये आपको हर जगह पे लगने वाला है। तो ये इक्वेशन लिखो, उसको कंपेयर करो, उससे आप n निकालो, n निकालने के बाद लैम्ब्डा निकालो। ये इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद n एंड लैम्ब्डा दोनों मिल जाएंगे, तो v इज इक्वल टू n इंटू लैम्ब्डा का फॉर्मूला यूज करके हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, अ मैन स्टैंडिंग अ सिमेट्रिकल पोजिशन बिटवीन 2 माउंटेन्स एंड फायर्स अ गन। मतलब एक आदमी है जो कि यहाँ पे खड़ा है। देखो यहाँ पे एक माउंटेन है, मान लो यहाँ पे एक माउंटेन है, 2 माउंटेन के बीच में d जितना डिस्टेंस है ऐसे मान लो। ओके, और ये मैन यहाँ पे खड़ा है असिमेट्रिक, उन्होंने क्या बोला अनसिमेट्रिकल पोजीशन, मतलब वो यहाँ पे खड़ा है x जितने डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज d माइनस x होगा। ये अगर x है तो बचा हुआ डिस्टेंस d माइनस x होगा। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, he hears the first echo after 1.5 सेकेंड। मतलब 2 माउंटेन पे 2 पोजीशन पे एक गन फायर हो रही है। ठीक है, और उसने क्या किया, उसको साउंड सुनाई दिया, क्या, कौन सा, इको। इको क्या करता है, जाता है फिर किसी चीज पे कोलाइड होके वापस आता है, उसको हम इको बोलते हैं। तो आफ्टर 1.5 सेकेंड द साउंड इको आफ्टर 2.5, मतलब पहला इको उसने 1.5 सेकेंड पे सुना, दूसरा इको 2.5 सेकेंड पे सुना। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, v कितना दिया है 340 मीटर पर सेकेंड। देन द डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन्स विल बी, तो हमें क्या निकालना है, ये d निकालना है। 2 माउंटेन के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है। मैन यहाँ पे खड़ा है,
ये पहला माउंटेन यहाँ पे है, दूसरा माउंटेन यहाँ पे है। पहला माउंटेन x डिस्टेंस पे है, दूसरा माउंटेन d माइनस एक्स डिस्टेंस पे रहेगा और हमें दोनों के बीच का d निकालना है। बस आपको बस वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करते जाना है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, लेट x बी द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड माउंटेन। ओके, जो हमने देखा अभी। देन उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ 2x क्यों लिया है? देखो क्योंकि इको है, एक बार x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वापस उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा, तो x प्लस एक्स कितना बनेगा? 2x बनेगा। तो v इज इक्वल टू क्या है? 2x डिवाइड बाई t1। उसके बाद x इज इक्वल टू x निकालना है, तो t को इधर शिफ्ट करो, v इंटू t1 होगा, ये 2 इस साइड आके डिवाइड होगा, तो v की वैल्यू क्या है? 340 इंटू 1.5x है, x उन्होंने दे के रखा है, डिवाइड बाय क्या होगा? 2। दोनों का अगर कैलकुलेशन किया 217 जा, मतलब ये बनेगा 170। ओके, 170 इंटू 1.5 किया तो कितना मिलेगा? दैट इज 255 होगा मीटर। ओके, उसके बाद अभी सेम किसके लिए? दूसरे माउंटेन से। दूसरे माउंटेन पे भी वेलोसिटी तो लाइट की चेंज नहीं, सॉरी साउंड की चेंज नहीं होगी, वो उतनी रहेगी। v इज इक्वल टू क्या है? 2, वहां पे x था, बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा? फिर d माइनस एक्स, ऑलरेडी हमने देखा, तो v इंटू डी माइनस एक्स करेंगे डिवाइड बाई t2, उसका टाइम। तो ये मल्टीप्लाई, अभी देखो हमें क्या निकालना है? d। तो आप क्या करो, ये t2 को इधर शिफ्ट करो, ये t2 को इधर शिफ्ट किया तो ये v को मल्टीप्लाई होगा, ये 2 को इधर शिफ्ट करो, 2 क्या होगा? डिवाइड होगा, और ये माइनस एक्स इस साइड आके प्लस एक्स बनेगा। ऐसे पहले फॉर्मूला रीअरेंज किया, अब वैल्यूज पुट कर दो। 340 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 2, वापिस ये कितना बनेगा? 2 इंटू 170। ओके, 170 इंटू 2.5 कितना होगा? दैट इज 425, एंड 425 प्लस 255 कितना होगा? 680। बच्चों आप लोग क्या करो, पहले इसकी प्रिंट आउट निकाल लो, एंड देन जो मैंने फिजिक्स मॉम एजुकेशन का टेलीग्राम का ग्रुप है उसके ऊपर सभी PDF फाइल्स अपलोड किए हैं, पहले उसकी प्रिंट आउट्स निकालो, उसके बाद उसी में करेक्शन कर लो ताकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको कितना आंसर मिला? 425 प्लस 255 दैट इज 680, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अ सेट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एच। ट्यूनिंग फॉर्क गिव्स 8 बीट्स पर सेकेंड विद द प्रीसीडिंग 1। मतलब पहला अगर 120 है तो दूसरा क्या रहेगा? उससे 8 ज्यादा, 120 प्लस 8, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, with the preceding one. If the frequency of the first tuning fork is 120 Hz and the last tuning fork is 200 Hz, then the number of tuning forks arranged will be। देखो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा। पहला अगर 120 है तो दूसरा क्या बोला उन्होंने? 120 प्लस 8। ऐसे अगर हम करते हैं तो लास्ट का क्या बनेगा? Fn। और इसका कॉमन फॉर्मूला बनेगा 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू 8, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? 8 से बढ़ रहा है ना हर एक ट्यूनिंग फॉर्क। तो ऐसे हम लोग इसको अरेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉमन फॉर्मूला है ये यूज करो डायरेक्टली। क्या? Fn इज इक्वल टू 120 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, और हमें क्या निकालना है? n निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने डायरेक्टली Fn दिया है, देखो कितना? 200 हर्ट्ज। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा जनरल फॉर्मूला लिखेंगे 120 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 200। तो अगर मुझे ये 120 n निकालना है तो बाकी सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट करो। 120 इधर जाके क्या बनेगा? ये 120 है, यहाँ प्लस है, इस साइड जाके वो क्या बनेगा? माइनस 120 बनेगा। ठीक है, तो ये 200 माइनस 120 कितना हुआ? 80। अब ये 8 इस साइड जाके इस 8 को क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर 8 को डिवाइड किया तो ये 80 डिवाइड बाई 8 मतलब कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो ये -1 वापिस इस साइड शिफ्ट करो, दैट इज 11। एक एक वैल्यू शिफ्ट करते जाओ एंड देन सॉल्व करो। तो n कितना मिला आपको? 11 मिला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सभी फॉर्मूलेज याद रखते जाओ ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इन लॉ ऑफ टेंशन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज। देखो लॉ ऑफ टेंशन में फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले n का फॉर्मूला जान लेते हैं। n इज इक्वल टू है 1/2L अंडर √T डिवाइड बाय m। ये पूरा अंडर √m है, अंडर √m मतलब अंडर √T डिवाइड बाय m, ऐसा फॉर्मूला है। तो इसमें देखो T जो है मतलब टेंशन, तो ये लॉ ऑफ टेंशन में उन्होंने पूछा है। ये क्या होगा? n भी ऊपर है, √T भी ऊपर है, दोनों ऊपर है। इसका मतलब क्या?
कि ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन को क्या है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही उन्होंने पूछा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सी ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर, इसका एक सेपरेट से फॉर्मूला डेरिवेशन है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, दैट इज हार्मोनिक्स होती है। उसकी डेफिनेशन पूछी है उन्होंने, हार्मोनिक्स की डेफिनेशन ही है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, एन ऑर्गन पाइप, न्यूमेरिकल है, एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 0.4 मीटर इज ओपन एट बोथ एंड्स। The speed of sound in air is 340 meter per second. The fundamental frequency is, fundamental frequency, open pipe and closed pipe ऐसे दो पाइप होते हैं। ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू v/2l एंड क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/4l। तो हमें कौन सा दिया है, ओपन पाइप, तो हम कौन सा यूज करेंगे, v/2l का। तो n इज इक्वल टू v/2l, v का फॉर्मूला क्या, v क्या दिया है, 340 दिया है, ऑलरेडी दे के रखा है 340, वो इसमें पुट करो, 2 इंटू दैट इज 0.4, मतलब 0.4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 2 4 ज़ा 8, 0.8 बनेगा, 8 से इसको डिवाइड करो, दैट विल बी 425 आपका आंसर आएगा। डिवीजन आता होगा उससे आपको, वो तो आना ही चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू 425। बच्चों उसके बाद देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स, 1 मार्क्स ईच के। देखो, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स प्लस सी टी। अब आपको पता होगा कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन का इक्वेशन होता है, मतलब ये वेव अगर ऐसे जा रही है, वेव ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है। मान लो ऐसी वेव जा रही है, तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से वेव जा रही है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू, यही a साइन बी एक्स, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है अगर वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है तो। अब इन्होंने क्या बोला, वेव इज रिप्रेजेंटेड, ये यहाँ क्या है, माइनस की जगह पे प्लस है, मतलब ऑब्वियसली वेव कहाँ जा रही है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, गिवन दैट द कॉन्स्टेंट ABC आर पॉजिटिव, कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द वेव इज मूविंग। पॉजिटिव में अगर निगेटिव है तो ऑब्वियसली, पॉजिटिव में अगर यहाँ माइनस साइन होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो द वेव कहाँ पे जा रही है, द वेव इज मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ निगेटिव एक्सेस। जनरली माइनस ही होता है, बट इन केस MCQs में वो लोग पूछते हैं। अगर इधर जा रही है तो y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स माइनस सी टी, इधर जा रही है तो y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स प्लस सी टी, अगर ऊपर जा रही है तो x इज इक्वल टू a साइन बी एक्स माइनस सी टी, नीचे जा रही तो x इज इक्वल टू a साइन बी वाई प्लस सी टी। मतलब यहाँ x की जगह पे, अगर ऐसी जा रही है तो x की जगह पे y, y की जगह पे x, अगर ऐसी जा रही है तो y एंड x उसी जगह पे रहेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो बस सिंपल आंसर, द वेव इज मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ निगेटिव x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वाई वेव मोशन इज डबली पीरियोडिक। वेव मोशन डबली पीरियोडिक क्यों कहते हैं, वेव मोशन कैसी होती है, ऐसी होती है, मतलब हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट होती है, ऐसे रिपीट होती है हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। दिस इज डबली पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, वेव मोशन इज डबली पीरियोडिक बिकॉज इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो उसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, डबली पीरियोडिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का इंटरफेयर होना मतलब क्या, कि दो वेव्स जा रही है, दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे के अंदर मिक्स होके जा रही है, इंटरफेयर कर रही है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। साउंड वेव्स में क्या होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं होता, साउंड वेव्स में होता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। डिटेल के लिए वीडियोस देखो। तो दो लॉन्जिट्यूडिनल साउंड वेव्स होती है, और साउंड वेव ट्रांसवर्स नहीं होती, लॉन्जिट्यूडिनल होती है। दो लॉन्जिट्यूडिनल साउंड वेव्स हैं, दोनों एक पॉइंट पे ही जा रही है, मतलब ये भी एक लॉन्जिट्यूडिनल साउंड वेव है, दूसरी लॉन्जिट्यूडिनल, दोनों एट अ टाइम एक पॉइंट पे जा रही है। अराइव एट अ पॉइंट सच दैट
कंप्रेशन ऑफ वन वेव, इसका कंप्रेशन दूसरे वेव के कंप्रेशन से कोइंसाइड हो रहा है, एंड इसका रेयरफैक्शन दूसरे वेव के रेयरफैक्शन से कोइंसाइड हो रहा है, दोनों मिक्स हो रही है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ही मैक्सिमम रहेगा अगर कंप्रेशन रेयरफैक्शन पे फॉल होता है। अगर मतलब समझो इसका कंप्रेशन इसके ऊपर फॉल हो रहा है तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगी। लेकिन अगर इनकेस इसका कंप्रेशन है एंड इसका रेयरफैक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, मतलब एम्पलीट्यूड कम होगा। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करना है। इफ टू लॉन्जिट्यूडिनल साउंड वेव्स अराइव एट अ पॉइंट सच दैट compression of one wave coincide with the compression of the other wave and rarefaction coincide with the rarefaction of the other wave, then the resultant amplitude of wave is maximum. Or if अगर compression of one wave fall on the rarefaction, उल्टा हुआ कि compression rarefactions पे fall हुआ of the other wave vice versa, then the amplitude of the resulting wave is minimum. Then this effect are interference of longitudinal waves. इसी को कहा जाता है interference of, दो वेव का इंटरफेयर होना और दोनों का कंप्रेशन रेयरफैक्शन कोइंसाइड होगा, रेयरफैक्शन कंप्रेशन कोइंसाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, व्हाट आर बीट्स। बीट्स क्या होती है, जो हम म्यूजिक में सुनते हैं, देखो बीट्स, उसको बीट्स कहा जाता है। तो उसमें हमें कुछ ऐसी स्टैंडिंग वेव मिलती है, मतलब एक ऐसी स्टैंडिंग वेव मिलती है, ऐसी स्टैंडिंग वेव मिलती है बीट्स में। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, मतलब जहाँ ज़्यादा एम्पलीट्यूड लाउडनेस सुनाई देगा उसको कहा जाता है वैक्सिंग, और जहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड सुनाई देगा, जहाँ पे, क्योंकि बीट्स कैसी बजती है, बहुत ही ज़्यादा साउंड देन कम साउंड, ज़्यादा साउंड कम साउंड। तो जहाँ ज़्यादा लाउडनेस होता है उसको वैक्सिंग कहा जाता है, ज़्यादा जहाँ पे कम साउंड होता है उसको वैनिंग कहा जाता है। और दो वैक्सिंग, वन वैक्सिंग एंड वन वैनिंग, सक्सेसिव वैनिंग, जब एक कंबाइन होते हैं तो उसको बिट कहा जाता है। तो वन वैक्सिंग एंड सक्सेसिव वैनिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वन बिट। ओके, ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद होता है हार्मोनिक्स। क्या होता है, ये भी एक डेफिनेशन इसकी, जो ऑलरेडी हमने एमसीक्यूज में भी देखा। क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज आर ऑफ पर्टिकुलर ओवरटोन्स विच आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नोन एज हार्मोनिक्स। उसके बाद ओवरटोन्स क्या होते हैं, द टोन्स हुज फ्रीक्वेंसी आर ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिनकी ये क्या होती है, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होती है, इट इज ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आर कॉल्ड ओवरटोन्स। ओके, ये सब डेफिनेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ मतलब जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T/m, इसी फॉर्मूले से बनता है लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो L क्या है, फ्रीक्वेंसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला एक बार लर्न कर लो, उससे आपको सब आंसर आ जाएंगे। n क्या है, फ्रीक्वेंसी लेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट T को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट m को भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या बनेगा लॉ, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग इज, fundamental frequency of vibrations of string is inversely proportional to the length of the vibrating string if tension and mass per unit length are constant. अगर T and M constant है तो L जो है that is directly inversely proportional to length रहेगा, that is called as law of length। बहुत ही सिंपल है। उसी तरह उन्होंने पूछा है लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया, रूट T को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एमसीक्यूज में भी है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इफ लेंथ और एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कांस्टेंट। मतलब L एंड M अगर कांस्टेंट होगा तो हम बोलेंगे, मतलब रिमेनिंग दो चीजें कांस्टेंट रखनी है और दोनों का क्या रिलेशन है वो बताना है। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। सिमिलरली लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी मतलब रूट m का, तीनों लॉ साथ में एक ही फॉर्मूला लर्न करो, तीनों के ऊपर से लिख लो। क्या है, इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स लीनियर डेंसिटी, इफ द टेंशन एंड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर कांस्टेंट। यहाँ T एंड L कांस्टेंट है, या L एंड M कांस्टेंट है, उसके पहले L था और T एंड M कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये तीनों लॉज एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या, देखो मान लो स्विंग है, झूला, तो आप क्या करते हो, स्विंग को ऐसे झुलाते हो, राइट ना। तो पहले क्या होता है, अगर आपने उसको झुलाया तो पहले वो छोटा सा एम्पलीट्यूड लेगा, फिर बड़ा एम्पलीट्यूड लेगा, फिर और बड़ा एम्पलीट्यूड लेगा। एक स्टेज आएगी कि उसका एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा रहेगा, फिर धीरे 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 वापस वो कम होगा। तो जो सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड होता है ना, उस वक्त क्या होता है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी और झूले की फ्रीक्वेंसी, उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। झूले की फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो होती है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। तो जब झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों जब इक्वल होंगे तो उसको कहा जाता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब क्या, द फेनोमेनॉन इन विच द बॉडी वाइब्रेट्स, मतलब ये जैसे झूला वाइब्रेट हो रहा है इसको वाइब्रेशन कहते हैं। बॉडी वाइब्रेट्स अंडर एक्शन ऑफ external force, external periodic force whose frequency is equal to the natural frequency of the driven body so that amplitude becomes maximum। सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, तो उसी को कहा जाता है रेजोनेंस। ऐसे भी बोल सकते हैं, when the natural frequency of the body becomes equal to external frequency then that body vibrates with maximum amplitude called as resonance। ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। छोटी डेफिनेशन लिखा करो ताकि आपको याद रहेगा। उसके बाद है फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन का मतलब क्या, द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स। मतलब जैसे मान लो मोबाइल हमने किसी टेबल पे रख दिया, मोबाइल के वाइब्रेशन के वक्त टेबल वाइब्रेट होगा। तो टेबल के वाइब्रेशन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के फोर्स के वाइब्रेशन की वजह से। मोबाइल उठा लो, टेबल भी वाइब्रेट नहीं होगा, वापस रख दो, वापस टेबल वाइब्रेट होगा। मतलब वो वाइब्रेट तभी होगा जब उसकी एक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स, तो उसी को कहा जाता है फोर्स वाइब्रेशन। The vibration of body under the action of external periodic force in which body vibrate with frequency equal to the frequency of an external periodic force। उसी को ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। Other than natural frequency are called force vibration। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12 एक न्यूमेरिकल है। वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 510 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग की N1 इज इक्वल टू 2N। एक्चुअली ये रिलेशन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू N, उसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन होता है फर्स्ट ओवरटोन का। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, इसको फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं। तो यहाँ उन्होंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 510 हर्ट्ज। तो ये N क्या रहेगा, 510। तो 2 इंटू 510 दैट इज इक्वल टू 1020 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट 1/8। उसकी लेंथ दी है 1 मीटर। द अदर एंड इज मूव अप एंड डाउन विथ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। एंड दिया है फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप गेट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग। कितने कंप्लीट लूप्स प्रोड्यूस हुए, 4। मतलब ये वेव है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप। कितने लूप फॉर्म हुए, 4 लूप फॉर्म हुए। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव। नोट, रिमेंबर दैट मूविंग एड इज एंटी नोड। हाँ, मतलब याद रखो कि यहाँ का मूविंग एंड, इसको एक साइड से फिक्स किया है और इसको मूव करे तो इसका मूविंग एंड जो है वो क्या रहेगा, एंटी नोड रहेगा। वी निकालने बोला है। सिंपल एग्जाम्पल देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको जो बताया था वही यहाँ पे अभी अप्लाई करना है। तो देखो बच्चों, इसकी लेंथ क्या बनेगी, देखो मैं बताती हूँ आपको। ये 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, कितने हुए, 4, और 1 आधा ना, 1 2 3 4। तो ये मैंने डिस्टेंस बताया कितना होता है, ये पूरा होता है λ/2। तो ये λ/2, 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, 4 λ/2। 4 λ/2 प्लस ये कितना है, λ/4, क्योंकि ये λ/2 के भी हाफ है ना। तो ये कितना हुआ, λ/4 प्लस 4 λ/2, मतलब ये 2 λ बनेगा। λ/4 प्लस 2 λ, तो लेंथ कितनी होगी, λ/4 प्लस 2 λ। ये 1 λ, 2 λ, 2 लूप बन के 1 λ होता है ना, तो 1 λ, 2 λ एंड λ/4, λ/4 प्लस 2 λ। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, 9 λ/4, क्योंकि ये 4 2 8,
और ये 1, 4 8 + 1 9, 9/4 लैम्बडा, ये आपको क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालने के लिए बोला है उन्होंने, v निकालो, वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो लैम्बडा पता होना जरूरी है, क्योंकि n तो उन्होंने देके रखा है, तो लैम्बडा पहले हम लेंथ का यूज करके लैम्बडा निकालेंगे। तो ये कितना बना, L = 9/4 लैम्बडा, हमें L पता है, तो हम क्या करेंगे, ये 9/4 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट किया तो ये L को 4 मल्टीप्लाई होगा एंड 9 यहाँ डिवाइड होगा, मतलब 4L / 9 बनेगा। सो लैम्बडा = 4L / 9, दैट इज इक्वल टू 4/9 वैसे ही रहेगा, L दिया है 1, तो 4/9 × 1 करो, ये 4/9 मीटर बनेगा। वेलोसिटी निकालने तो v = n × लैम्बडा, n क्या दिया है 20, तो 20 पुट करो इंटू लैम्बडा की वैल्यू 4/9, तो 4/9 से इसको डिवाइड कर लो, 20 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 8.88 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। सिंपल न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना था। तो बच्चों 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए, अभी देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेशन है, तो आपको सभी प्रैक्टिस करने ही होंगे, राइटिंग करके प्रैक्टिस करो तभी याद रहेंगे। फिजिक्स में वैसे थ्योरी पार्ट बहुत कम है, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा है, तो बेटर रहेगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो तो अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखो क्या है, पहला, फॉर अ स्टेशनरी वेव सेट अप इन अ स्ट्रिंग हैविंग बोथ एंड्स फिक्स्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड हार्मोनिक का रेशियो क्या रहेगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, m = 1/2L √T/m, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, 1/2L √T/m। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक क्या होगा, थर्ड बोला है डायरेक्टली, तो यहाँ 1 फंडामेंटल के लिए 1 है, तो थर्ड के लिए डायरेक्टली यहाँ पे 3 रहेगा, 3/2L √T/m। अब यहाँ T कांस्टेंट है, टेंशन कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, बस 1 का ये क्या बन गया, 3 बन गया। दोनों का रेशियो लेने के लिए बोला है, रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द थर्ड हार्मोनिक क्या होगा, देखो n / n1 करो, n / n1 किया तो ये सब कांस्टेंट टर्म्स है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 2L कैंसिल होगा, बस बचेगा क्या, 1/3 बचेगा, बाकी सभी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होगी। मतलब आपका आंसर क्या आएगा, n/n1 = 1/3। तो ये आपका फाइनल आंसर, n/n1 = 1/3। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती है, मतलब एक वेव यहाँ से जा रही है और सेम वेव उतने ही एम्पलीट्यूड की, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के अपोजिट साइड से आ रही है, मतलब 2 सेम वेव है, इंटरफेयर कर रही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं। When 2 identical waves, same waves traveling along the same path in opposite directions interfere with each other, resultant wave is called as stationary wave। और स्टेशनरी वेव, उनको स्टेशनरी वेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वेव ट्रैवल नहीं करती है, एक ही जगह पे क्या करती है, वाइब्रेशन करती है। स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड सो बिकॉज द रिजल्टेंट हार्मोनिक डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल डज नॉट ट्रैवल इन एनी डायरेक्शन एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती वो, यहाँ का पार्टिकल है वो यहीं पे वाइब्रेट होता रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी, वो एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ज़रूर मेरा लेक्चर देखो, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैंने बोला है कि यहाँ का पार्टिकल यहीं पे वाइब्रेट करेगा इतने ही एम्पलीट्यूड से, यहाँ का पार्टिकल यहीं पे वाइब्रेट करेगा इतने ही एम्पलीट्यूड से। वैसे वाटर वेव्स कैसी होती है, यहाँ का पार्टिकल उसकी एनर्जी आगे के पार्टिकल को देता है, एनर्जी ऐसे ट्रैवल करता है, बट यहाँ के पार्टिकल खुद की एनर्जी दूसरे को नहीं देते, सेल्फिश होते हैं, उनकी एनर्जी उनके पास ही रखते हैं, इनको स्टेशनरी वेव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरटोन एंड हार्मोनिक। ओवरटोन क्या होता है कि जो फर्स्ट हार्मोनिक है इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, उसको ओवरटोन कहा जाता है, ओवरटोन। एंड हार्मोनिक में फर्स्ट ओवरटोन इज द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एक्चुअली यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे जो है, एक मिनट, ये जो है ये हार्मोनिक होना चाहिए एंड ये जो है वो ओवरटोन होना चाहिए, गलत हो गया है वो। ओके, हार्मोनिक एंड ओवरटोन। अब देखो अब सही है। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है,
फर्स्ट हार्मोनिक इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पहला हार्मोनिक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है और इसमें फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या, नेक्स्ट टू दैट, ओके। फर्स्ट ओवरटोन इज द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल के बाद जो नेक्स्ट आएगी वो फर्स्ट ओवरटोन रहेगा, ओके। हार्मोनिक आर सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी हमने देखा। लेकिन ओवरटोन्स आर नॉट नेसेसरीली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दे आर फ्रीक्वेंसीज अदर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी छोड़ के ये बाकी की सभी, इसमें से कौन से दो ही पॉइंट्स लिखने हैं। ऑल हार्मोनिक्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन वाइब्रेशन, सभी प्रेजेंट रहेंगे ऐसे हम बोल नहीं सकते, बट ऑल ओवरटोन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन। ओवरटोन सभी रहेंगे लेकिन हार्मोनिक्स सभी प्रेजेंट रहेंगे ऐसे हम बोल नहीं सकते। इसमें से कौन से भी दो पॉइंट्स लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स। 4 एप्लीकेशन। अभी बीट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ तो म्यूजिक में होता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है बीट्स सबसे ज़्यादा म्यूजिक में यूज़ होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन वही रहेगा, द फिनोमेनन ऑफ बीट्स इज यूज्ड फॉर मैचिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाय आर्टिस्ट। जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो मैच करने के लिए, फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए बीट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर रडार, आपको पता होगा ना, रडार सोनार, तो उसमें भी इसका यूज होता है। स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन can be determined by using Doppler radar, and the phenomenon of beats arising due to the difference in frequencies produced by the source and received at the source after reflection। मतलब ये क्या करते हैं, कुछ सोर्सेस होते हैं साउंड के, जो क्या करते हैं वो रडार की तरफ साउंड भेजते हैं एंड वो साउंड वापस आता है रिफ्लेक्ट होके। तो ऐसा फिनोमेनन जो है उससे हमें एरोप्लेन का स्पीड पता चलता है, वेलोसिटी पता चलती है, ये इससे हमें पता लगता है रडार से। तो उसमें बीट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसीज होती है, वहाँ पे जाके टकराती है, वापस आती है। उसके बाद मेडिकल में भी इसका यूज़ है, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी में, इकोकार्डियोग्राम में, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेनोमेनन ऑफ बीट्स। देन अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नोट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फेनोमेनन ऑफ बीट्स। अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अगर आपको डिटरमाइन करना है तो भी हम लोग बीट्स का यूज़ करते हैं। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन, मतलब म्यूज़िक में भी है, देन टेक्नोलॉजी में भी है, टेक्निकल में, उसके बाद मेडिकल फील्ड में भी है, देन साउंड की अननोन फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, प्रूव दैट अ पाइप ओपन एट बोथ एंड ऑफ लेंथ ऑफ 2L हैज सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एज अनदर पाइप ऑफ क्लोज्ड एट वन एंड। दो टाइप के पाइप होते हैं, एक जो है वो ऐसा होता है और दूसरा जो है वो इस एक साइड में क्लोज होता है। तो ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, N0 इज इक्वल टू V/2L0, और दूसरे की क्या होती है क्लोज पाइप की, NC इज इक्वल टू V/4LC। मतलब ये क्लोज की 4LC होती है, इसकी V/2L0 होती है। तो अभी देखो, तो मान लो लेट, और उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये दोनों इक्वल है, ऐसे प्रूफ करो। प्रूव दैट पाइप ऑफ ओपन एट बोथ एंड लेंथ 2L हैज सेम फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लोज एंड की और इसकी सेम होती है। कब, अब इन्होंने दे के रखा है कि एक की लेंथ अगर L है तो दूसरे की क्या है 2L है, इसकी लेंथ L है तो इसकी क्या रहेगी 2L रहेगी। तो पहले हम इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे, N0 इज इक्वल टू V/2L0, NC इज इक्वल टू V/2LC आएगा। L0 L है तो LC क्या है 2L है, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे पुट किया LC इज इक्वल टू L, L0 इज इक्वल टू 2L, ये अगर हमने पुट किया तो L की जगह पे, L0 की जगह पे L पुट करो, C की जगह पे 2L पुट करो, तो 2L इंटू 2L ये क्या बनेगा 4L बनेगा। इसका मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज देखो अभी ये इक्वल हो गई। इससे हमने प्रूव किया कि बोथ पाइप्स हैव द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, N0 इज इक्वल टू NC, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, हाउ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेटिंग वायर इज अफेक्टेड इफ द लोड इज फुल्ली इमर्स्ड इन अ वाटर। मतलब एक वाइब्रेटिंग वायर है, उसको हमने वाटर में डिप किया, फुल्ली इमर्स्ड किया, तो क्या होगा, उसका टेंशन कम हो जाएगा, राइट ना। तो उन्होंने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी पे क्या अफेक्ट होगा अगर हमने किसी वायर को, टेंस वायर को पूरे के पूरा हमने वाटर में डिप किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या अफेक्ट होगा। अब टेंशन तो पूरा कम हो गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टेंशन, टेंशन क्या कहता है
कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एल टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेंशन. एल एंड एम आर कॉन्स्टेंट. तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. If load is fully immersed in a water, then tension in the string decreases. Hence, the frequency of vibration also decreases. ऐसे हम लोग इसको solve करेंगे. Next question देखो, एक numerical दिया है. A sonometer wire of length 1 meter is stretched by a weight of 10 kg. The fundamental frequency of vibration is 100 Hz. Determine the linear density of material of wire. सबसे पहले L दिया है that is equal to 1 meter. मास दिया है 10 kg. N0 इज इक्वल टू दिया है 100 हर्ट्ज. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है और हमें निकालना है लीनियर डेंसिटी, मतलब हमें ये m निकालना है लीनियर डेंसिटी. तो देखो फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला तो हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं. पर टेंशन कैसे निकालोगे? m इंटू जी का यूज़ करके, क्योंकि m दिया है, g तो हमें पता ही है. तो देखो t इज इक्वल टू क्या होता है 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 98 न्यूटन आएगा. तो n0 इज इक्वल टू 1/12 इंटू अंडर रूट टी बाई एम यूज़ करो. n0 कितना दिया है 100 टू एज इट इज़. l कितना दिया है 1 वो पुट करो. t कितना दिया है 98 निकाला, हमें m निकालना है. फॉर्मूला रीअरेंज करना पड़ेगा, बाकी सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट करो, बस m को रखो. सबसे पहले तो स्क्वेयरिंग कर लो दोनों साइड से. तो क्या होगा देखो, तो अगर हमने दोनों साइड से स्क्वेयरिंग किया तो ये बनेगा 100 का स्क्वायर क्या बनेगा, 100 को हम लोग 10⁻² ऐसे भी लिख सकते हैं. उसका अगर स्क्वायर किया तो 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हुआ 10⁻4. उसके बाद ये 2 का स्क्वायर बनेगा 4. 98 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये बनेगा 98, राइट ना. तो क्या बना 10⁻4 इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाई 4m. हमें m चाहिए, m को इधर शिफ्ट करो, 10⁻4 को इधर शिफ्ट करो, तो ये इस साइड आके डिवाइड होगा. 4 से इसको डिवाइड कर लो, कितना बनेगा 4 से डिवाइड करने के बाद ये हमें मिलता है 24.5 इंटू 10⁻³ 24.5 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि ये नीचे का प्लस पर ऊपर जाके -4 बनेगा. लेकिन ये -4 का एक पॉइंट उन्होंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, मतलब यहाँ एक डिजिट शिफ्ट किया, तो एक शिफ्ट करने के बाद ये 2.45 बनेगा इंटू ये -3 का क्या बनेगा -4 का क्या बनेगा -3 बनेगा. ये बनेगा 2.45 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर. लीनियर डेंसिटी है ना, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे. उसके बाद देखो बच्चों शॉर्ट आंसर्स 3 मार्क्स ईच. अब यहाँ डेरिवेशंस आएंगे. डेरिवेशन तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियोस देखो, क्योंकि अभी इतना पॉसिबल नहीं है. 1 घंटे के वीडियो है उसके एक्सप्लेनेशन के. अभी उतना एक्सप्लेन करते रहेंगे तो हमें टाइम नहीं पूरेगा. तो टाइम कंज्यूमिंग के लिए, टाइम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा फास्ट लेते हैं. तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ 2 वेव्स. 2 वेव्स दी है. मान लो एक वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई. दोनों में फाई का डिफरेंस है. ओके, मतलब एक मान लो π/2 के एंगल से पीछे चल रही है या आगे चल रही है, तो उसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं फाई. इसको फेज डिफरेंस कहा जाता है. तो अभी हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे. कंसिडर 2 वेव्स, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दो. कंसिडर 2 वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड. 2 वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, a1 a2. लेट दिस वेव डिफर इन फेज फाई. इसका फेज डिफरेंस कितना है 5. a1 एम्पलीट्यूड है, a2 एम्पलीट्यूड है, इसका फाई डिफरेंस फेज डिफरेंस है ओमेगा टी प्लस 5. ओके, उसके बाद हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव एट x इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी. दोनों का इक्वेशन लिख लो, ठीक है. अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव क्या कहता है, देखो कि ये जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, दोनों वेव के एडिशन के इक्वल होता है. दोनों के डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होता है. ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव है. तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 किया. y1 का फॉर्मूला पुट कर दो a1 साइन ओमेगा टी, y2 का फॉर्मूला पुट कर दो a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. दोनों फॉर्मूले पुट किए. अब देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अपना ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है.
साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब देखो साइन ए क्या है यहाँ ओमेगा टी है एंड बी क्या है यहाँ फाई है, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी मतलब कॉस फाई प्लस ये A2 मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ इंटू साइन कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे ये क्या इक्वेशन मिला हमें, A1 साइन ओमेगा टी A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो इन दोनों में से हम लोग साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सकते, तो हमने कॉमन निकाला A1 प्लस A2 कॉस फाई बचेगा यहाँ पे एंड साइन ओमेगा टी हमने बाहर निकाला प्लस ये A2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी आया। अब देखो यहाँ पे A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह पे हम लोग लेंगे A कॉस फाई एंड A2 साइन फाई की जगह पे हम लोग लेंगे साइन थीटा A कॉस थीटा एंड यहाँ पे लेंगे A साइन थीटा। तो ये इन दोनों की जगह पे हमने अगर ये इक्वेशन पुट किया, यहाँ पे A कॉस थीटा पुट करो, यहाँ पे A साइन थीटा पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा A कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, वापिस वही फॉर्मूला साइन A प्लस B का। तो अभी इसको हम लिख सकते, दोनों में से एक कॉमन निकाला तो ये क्या किसका इक्वेशन आ गया वापिस साइन A प्लस B का इक्वेशन। तो हम लिखेंगे साइन या A की जगह पे है ओमेगा टी, B की जगह पे है थीटा, तो हम लिखेंगे A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है फाइनल, दिस इक्वेशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव, दोनों की मिला के जो वेव बनेगी ना उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हम बोलेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव, इट हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स। दो वेव इंटरफेयर करी उनकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो बच्चों अभी वेव का इक्वेशन तो हमने फाइंड किया, लेकिन उन्होंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी पूछा है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इज गिवन बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो इक्वेशन 1 है ये 2 है, दोनों का स्क्वायर करो एंड उसको ऐड करो। तो देखो A1 प्लस A2 कॉस फाई, उसका ब्रैकेट स्क्वायर किया प्लस A कॉस फाई, ओके, इस सभी का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड किया, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको इस साइड में लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर करने के बाद क्या बनेगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही मैंने लिखा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका इक्वेशन A1 प्लस A2 कॉस फाई ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हमने दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो अब जो A स्क्वायर का इक्वेशन है इन दोनों में से A स्क्वायर को कॉमन निकालो, A स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचता है A स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा बस A स्क्वायर बचेगा। देन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करो A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर क्या बनेगा A1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2A1, यहाँ पे A1 चाहिए, गलती से A2 हो गया है, यहाँ पे A1 चाहिए, A1 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बनेगा। जो करेक्शन मैं बताती हूँ अपने नोट्स में करते चलो, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने A2 स्क्वायर इन दोनों में से A2 स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बनता है, मतलब ये वापस क्या बनेगा 1, ये 1 बनेगा। तो रिमेनिंग इक्वेशन क्या होगा, देखो A1 स्क्वायर प्लस 2A1A2 प्लस A2 स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 बन गया। अब ये A स्क्वायर है, अगर ये इस साइड लिया तो ये इज इक्वल टू क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन बनेगा। ये पूरा के पूरा डेरिवेशन है। अगर डिटेल में चाहिए आपको तो इसको लिख लो, जो मैं स्टेप्स बताती हूँ उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखो, और जब एक बार पढ़ा दिया तो आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, खुद नोटबुक पे लिख के देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट even as well as odd harmonics are present as overtone in a mode of vibration of string। देखो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे और उसको हम वाइब्रेट करेंगे, मतलब एक स्ट्रिंग ली ऐसे मान लो, इस स्ट्रिंग को हमने वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेट करने के बाद इसके एक फ्रीक्वेंसी बनेगी, फिर 2 फ्रीक्वेंसीज बनेगी, फिर 3 फ्रीक्वेंसीज बनेगी, 3 लूप्स बनेंगे, 1 लूप 2 लूप 3 लूप ऐसे। तो हम लोग इसके हर एक लूप का हर एक मोड निकालेंगे, फंडामेंटल मोड, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड ऐसे। तो सबसे पहले फंडामेंटल मोड लेते हैं। इफ अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स, ओके, एंड इज प्लक्ड, बीच में आपने उसको प्लक्ड किया, एट इट्स सेंटर द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स,
ओके, वाइब्रेट होने के बाद क्या होगा, उसका एक लूप बनेगा, राइट ना, एक ही लूप बनेगा स्टार्टिंग में। तो ये मैंने आपको बताया इसकी लेंथ कितनी होती है, दैट इज λ/2। तो यहाँ L इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, λ/2 मिलेगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन एंटी नोड, ये बीच का होता है एंटी नोड, यहाँ दो बनेंगे नोड। तो यहाँ सेंटर में एंटी नोड बनेगा एंड दोनों एंड्स पे नोड बनेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ एंटी नोड फॉर्म एट द सेंटर एंड नोड्स एट द टू एंड्स विद द वन लूप फॉर्म अलॉन्ग इट्स लेंथ। ओके, उसके बाद इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देन लेंथ ऑफ लूप इज इक्वल टू क्या बनेगा, λ/2 इज इक्वल टू L बनेगा। तो अभी ये हमें लेंथ मिली। ओके, हमें अभी यहाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है ना। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो n इज इक्वल टू क्या बनेगा, v अपॉन लैम्डा। तो यहाँ हमने n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा लिया। यहाँ लैम्डा की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, अगर ये 2 इधर शिफ्ट किया तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2L मिलेगी। तो ये लैम्डा की जगह पे हमने 2L पुट किया। v क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है √T/m। तो यहाँ v की जगह पे हमने √T/m पुट किया, लैम्डा की जगह पे 2L पुट किया। तो n का हमें ये जो फॉर्मूला बार बार हम यूज किए, ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, उसका फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही अभी हम लोग निकालेंगे। ये फंडामेंटल मोड था, ये क्या था, दिस वन इज द फंडामेंटल मोड। अब हम निकालेंगे सेकेंड मोड। सेकेंड मोड में क्या होगा, देखो इसमें 2 लूप फॉर्म होंगे। पहला 1 लूप था, अब कितने लूप फॉर्म हुए, 2 लूप फॉर्म हुए। तो मान लो ये 2 लूप में अभी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, देखो ये कितना है, टोटल इन्होंने लिया है λ1। अब ये कितना बनेगा, दैट इज λ1/2। अब देखो यहाँ पे ये जो है दैट वन इज द, इसमें देखो ठीक से, ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी हुई, ये λ/2, ये λ/2। तो ये कितना बनेगा, दैट इज लैम्डा। ये टोटल लेंथ कितनी हुई, लैम्डा हुई, राइट ना। तो ये लैम्डा है तो इसका हाफ कितना होगा, λ/2। और ये टोटल L है तो इसका हाफ कितना होगा, L/2। मतलब λ/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, L/2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे λ/2 इज इक्वल टू L/2। तो ये 2 कैंसिल होगा और लैम्डा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, L मिलेगा। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज N1 इज इक्वल टू, पहली N थी अभी N1 ली, 1/λ1 √T/m। यहाँ L की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, λ1 T/L। तो यहाँ λ1 की जगह पे अभी हम क्या पुट करेंगे, L पुट करेंगे। तो N1 इज इक्वल टू आएगा 1/L √T/m। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1/L। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1/2L √T/m, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये 2 एज इट इज रहेगा। ये आप देखोगे तो ये पहला फॉर्मूला है, राइट ना, पहले जो हमने सॉल्व किया था, कौन सा वाला, देखो ये फॉर्मूला हमने लिया ना, ये वाला 1/2L √T/m। तो इसका फॉर्मूला बन गया, राइट। तो इस N1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 इज इक्वल टू ये 2 और ये पहला N। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब N1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 2 × N मिल रहा है। तो देखो, कंपेयरिंग विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 इज इक्वल टू 2N, दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड ओवरटोन इज इक्वल टू द ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पहला ओवरटोन जो है फर्स्ट ओवरटोन बोला जाता है, लेकिन सेकेंड हार्मोनिक बोला जाता है, क्योंकि बोला देखो ना, ओवरटोन जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी छोड़ के आगे के जो होते हैं उसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे, और ये इंटीग्रल मल्टीपल होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। तो फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकेंड हार्मोनिक, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डबल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखते हैं थर्ड हार्मोनिक। थर्ड मोड में देखो, ये थर्ड, उसमें 3 लूप फॉर्म होंगे, मतलब कितने λ/2 है, 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2। ये तो क्या बनेगा, 3 λ/2 इज इक्वल टू L बनेगा। 3 इधर शिफ्ट किया तो ये क्या बनेगा, L/3। तो यहाँ पे λ2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें 2 भी इधर शिफ्ट करो, 2L/3। बस वही फॉर्मूला यूज करो वापिस। तो फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू 1/λ2 √T/n। λ2 की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो 2L/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा, मतलब 3/2L बनेगा √T/m। कंपेयर किया तो ये क्या पता चलता है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब N1 इज इक्वल टू कितना था, 2N था, N2 इज इक्वल टू कितना है, 3N है। ये N2 है और ये 3N है, N1 2N, मतलब ये जो है ये वैल्यू 1 से बढ़ रही है हर एक में, राइट ना।
तो हम बोलेंगे कि सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम बोलेंगे कि दस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड सिमिलरली फॉर हायर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जैसे ये 1n बना, 2n बना, 3n बना, वैसे रहेंगे 4n, 5n, 6n एंड अप टू pn। दस एवरी एज वेल इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स वो सभी प्रेजेंट रहते हैं किसमें, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में एक भी गायब नहीं है। देखो 1n है, 2n है, 3n है, 4n, 5n, 6n, इवन हार्मोनिक्स भी है, ऑड हार्मोनिक्स सभी प्रेजेंट होते हैं। यही उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था। ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आपको मार्क्स दे जाते हैं, तो बेटर रहेगा कि ये आप लोग ठीक से करते जाओ। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का बन चुका है। तो ये पहले आप लोग कर लो, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी। तो आप आज इतना करो। आज के लिए मैं यही रुकती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।